दोस्तों ये 1939 का समय था। वर्ल्ड वॉर टू की आग धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी लपटों में लपेट रही थी। टैंकों की आवाज़, गोलियों की बौछार और युद्ध घोषणाओं के बीच एक ऐसा क्रूर और घिनौना अध्याय भी लिखा जा रहा था जो इतिहास की किताबों में अक्सर छिपा दिया गया। इस दर्दनाक अध्याय को करीब 50 सालों तक छुपा कर रखा और जब ये घटना लोगों के सामने आई तो पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। दोस्तों ये अध्याय जापान की साम्राज्यवादी सोच का वो हिस्सा था जिसमें न कोई रणभूमि थी, न कोई प्रतिरोध, बस थी लाखों मासूम लड़कियां जिनको कभी कोरियन गांवों से उठाई गई, कभी फिलीपींस की गलियों से खींची गई तो कभी इंडोनेशिया, मलेशिया और चीन की जमीन से लाई गई। वर्ल्ड वॉर टू की सबसे दर्दनाक चीखें न तो बंदूकों से निकली न ही बमों से। ये चीखें थी लाखों मासूम लड़कियों की जिनके नाजुक सपनों से भरी आंखों को सैनिकों की दरिंदगी का मैदान बना दिया गया। उनकी चीखें किसी युद्ध डायरी में दर्ज नहीं की गई क्योंकि उनके घाव राजनीति की मेज पर अदृश्य हो गए। जापान ने इस काले अध्याय को नाम दिया कंफर्ट वुमन, एक ऐसा नाम जो सुनने में सरल लगे मगर असल में वो था जिंदा दफन कर देने वाला नरक। दोस्तों वर्ल्ड वॉर टू की ये घटना कितनी घिनौनी और क्रूर थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जापान को आज भी इस घटना को लेकर माफ़ी मांगनी पड़ती है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। कंफर्ट वुमन की घटना हम विस्तार से जानेंगे क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ इतिहास नहीं है बल्कि ये अधजली आत्माओं की आवाज़ है जो आज भी न्याय की तलाश में भटक रही है। दोस्तों ये 1930 का दशक था। जापान ने एक नारा दिया, एशिया फॉर एशियंस। इस नारे के साथ जापान ने यह दावा किया कि वो एशिया को पश्चिमी उपनिवेशवाद से मुक्त करेगा, यानी कि एशिया से अंग्रेजों को निकाल फेंकेगा। हालांकि जापान का सपना अलग था। वो एक सुपर साम्राज्य बनना चाहता था जिसमें अन्य एशियाई देशों को जापान के अधीन लाया जाना था। दोस्तों 1931 में जापान अपने विस्तारवादी सोच के तहत मंचूरिया पर एक झूठे हमले का बहाना बनाकर कब्जा कर लेता है और वहां पर एक मंचूको नामक कठपुतली सरकार स्थापित कर देता है। मंचूरिया की यह कठपुतली सरकार जापान का समर्थन करती थी। उसके बाद जापान ने 1937 में चीन पर व्यापक हमला किया जिसमें बीजिंग और नानजिंग जैसे शहरों पर कब्जा किया गया। दोस्तों चीन पर कब्जे के दौरान जापानी सेना ने नानजिंग नरसंहार को अंजाम दिया। इसमें हजारों चीनी नागरिकों की हत्या हुई, महिलाओं के साथ हुआ, यहाँ तक कि छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ा गया। जापानी सेना द्वारा किया गया नानजिंग नरसंहार आज भी जापान के युद्ध अपराधों की सबसे घिनौनी तस्वीर है और इसी हमले के दौरान जापान की सरकार को भी एक बहुत बड़ा डर सता रहा था। दरअसल दोस्तों चीन के शहरों पर हमला करते हुए जापान के सैनिकों को कई महीनों तक अपने घर से दूर रहना पड़ता था और इसी वजह से जापान की सेना जब भी किसी कस्बे या फिर गांव पर हमला करके वहां पर कब्जा करती तो वहां पर छोटी बच्चियों के साथ जापान के सैनिक रेप करते थे। ऐसी घटनाएं जापान के सैनिकों के बीच काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और इसी वजह से जापान की सरकार को यह डर सता रहा था कि कहीं इन्हीं घटनाओं की वजह से एशिया के देश जापान के खिलाफ विद्रोह न छेड़ दे। जापान अपने सैनिकों द्वारा की गई रेप की घटनाओं को रोकना चाहता था और इसी वजह से जापान एक नया नियम लेकर आता है। इस नियम के तहत जापान की सेना के लिए कंफर्ट स्टेशन बनाए जाने थे जिनको आप अपनी भाषा में वैशाल्य कह सकते हो। जापान की सरकार के अनुसार इन कंफर्ट स्टेशन के अंदर कई सारी महिलाएं काम करेगी जो सैनिकों को आरामदायक सुविधा प्रदान करेगी, यानी कि उनकी हवस मिटाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोड़ा यह था कि इतने सारे कंफर्ट स्टेशन के अंदर इतनी महिलाएं आएगी कहां से। उसके बाद दोस्तों जापान की सरकार इसी समस्या से निपटने के लिए अपना एक क्रूर चेहरा दिखाती है। दरअसल जापान की सरकार ये ऑर्डर देती है कि जापान की सेना जिस भी शहर या फिर गांव पर हमला करके वहां पर कब्जा करती है तो वहां से 13 साल से लेकर 20 साल की जितनी भी लड़कियां हैं उनको कंफर्ट स्टेशन में भेज दिया जाए, यानी कि उन लड़कियों को वेश्याएं बना दी जाए। उसके बाद दोस्तों जापान वर्ल्ड वॉर टू में कई सारे देशों पर कब्जा करता है जैसे उत्तर और दक्षिण कोरिया, चीन, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, बर्मा, मलेशिया, ताइवान, थाईलैंड। दोस्तों इन सभी देशों से जापान की सेना ने या तो जबरदस्ती या फिर छल या धोखे से लाखों महिलाओं को कंफर्ट स्टेशन में भेजा था। दरअसल कई सारी महिलाओं को यह कहा जाता था कि उनको अच्छी नौकरी दी जाएगी। अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था
लोगों के पास रोजगार नहीं था, इसीलिए कई सारे परिवार अपनी बेटियों को जापान की सरकार के सुपुर्द कर देते थे ताकि वो 2 पैसे कमा कर लाए और उनके घर का खर्च चल सके। लेकिन इधर जापान की सेना उनके साथ धोखा करती थी। 13 साल से लेकर 20 साल की छोटी लड़कियों को कंफर्ट स्टेशन भेज दिया जाता था। उसके साथ यदि कहीं बार कोई परिवार अपनी बेटी को भेजने के लिए तैयार नहीं होता तो जापान की सेना उसके पूरे परिवार को खत्म कर देती और उनके घर की बेटियों को कंफर्ट स्टेशन भेज दिया जाता था। दोस्तों, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान की सेना ने 2 लाख से लेकर 4 लाख तक महिलाओं को कंफर्ट स्टेशन में भेजा था। कंफर्ट स्टेशन के अंदर जो महिलाएं काम करती थी उनको कंफर्ट वुमन कहा जाता था। दोस्तों, कंफर्ट वुमन की दिनचर्या बहुत ही क्रूर थी। कहा जाता है कि इन लड़कियों को सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक सैनिकों को सेवा देनी पड़ती थी। उसके साथ इन लड़कियों के साथ हर रोज 30 से लेकर 40 सैनिक रेप करते थे। उसके साथ इन लड़कियों का हर रोज चेकअप होता था ताकि कोई भी बीमारी सैनिकों में न फैल जाए। कंफर्ट स्टेशन के अंदर जो महिलाएं थी वो यदि गर्भवती हो जाती तो उनका जबरदस्ती गर्भ गिरा दिया जाता या फिर उनकी नसबंदी करा दी जाती। उसके साथ जो कंफर्ट वुमन इस चीज का विरोध करती तो उसे पीटा जाता, बिजली के झटके दिए जाते या फिर उसे भूखा रखा जाता। और जो लड़की कमजोर हो जाती या फिर उसे कोई बीमारी हो जाती तो उसे सीधी ही गोली मार दी जाती। ये लड़कियां कंफर्ट स्टेशन के अंदर एक नरक में जी रही थी। कहा तो ये भी जाता है कि हर महिला को एक सैनिक के लिए 15 मिनट दिए जाते थे और यदि इसे ज्यादा समय लगता तो उस महिला को सजा दी जाती थी। दोस्तों, जापान की सरकार ने अपने सैनिकों को यह सुविधा देने के लिए हजारों कंफर्ट स्टेशन बनाए थे। लेकिन जब जापान वर्ल्ड वॉर 2 में हारने लगा था तो बाद में जापान ने इन स्टेशनों को तोड़ना शुरू किया ताकि इनका सबूत मिटाया जा सके। और जो भी इनके अंदर कंफर्ट वुमन काम करती थी उन लड़कियों को भी मारना शुरू कर दिया था ताकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये घिनौनी घटना दुनिया के सामने ना आ पाए। कहीं लोगों ने तो यहाँ तक बताया कि कंफर्ट वुमन महिलाओं को कंफर्ट स्टेशन के अंदर बंद करके जापान की सेना उस कंफर्ट स्टेशन में आग लगा देती ताकि इस घटना के सारे सबूत जलकर खाक हो जाए। दोस्तों, 1945 में जापान युद्ध हार जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ अजीब होता है। जो महिलाएं कंफर्ट वुमन बनी थी उन्होंने लगभग चुप्पी साध ली। किसी भी महिला ने सामने आकर इस घटना का जिक्र नहीं किया। दरअसल उन महिलाओं को यह डर था कि यदि वो इस घटना का जिक्र किसी के सामने करेंगे तो बाद की जिंदगी उनकी नरक बन जाएगी, क्योंकि ना तो कोई आदमी उससे शादी करेगा और ना ही उनका घर बसेगा। इस शर्म के मारे कई महिलाओं ने आत्महत्या कर ली और कई महिलाओं ने चुप्पी साध ली और इसी वजह से यह घटना करीब 50 सालों तक कंफर्ट वुमन महिलाओं के दिलों में छुपी रही। लेकिन दोस्तों, लगभग 50 साल बाद यह घटना दुनिया के सामने आती है। दरअसल 1991 में एक कोरियाई महिला किम हक सन पहली बार सार्वजनिक रूप से यह बयान देती है कि वो कंफर्ट वुमन थी। किम कहती है कि मैं अब और चुप नहीं रह सकती, मैं उस सच्चाई को दुनिया को बताना चाहती हूँ जिसे इतने सालों से मैंने अपने दिल में छुपा कर रखा है। दोस्तों, किम हाक सुन का जन्म 1924 में कोरिया में हुआ था। 1939 में किम 15 साल की थी जब एक जापानी व्यक्ति और उसकी मां उन्हें अच्छी नौकरी और अच्छा जीवन का झांसा देकर मंचूरिया ले गए। वहां ले जाने के बाद किम को कंफर्ट स्टेशन में भेज दिया गया। किम ने कहा कि हर रोज दर्जनों जापानी सैनिक उसके साथ रेप करते। उसने बताया कि कोई सहानुभूति नहीं थी, कोई दया नहीं थी, सिर्फ शोषण और यातनाएं थी। मुझे कंफर्ट स्टेशन के अंदर मारा जाता, घसीटा जाता और फिर मेरा सब कुछ छीन लिया गया। 1945 में जब युद्ध खत्म हुआ और जापान की हार हुई तब किम बच गई और वो कोरिया लौट आई। लेकिन किम इस घटना के बारे में किसी से बात नहीं कर पाई। दरअसल कोरियाई समाज में यौन शोषण को बहुत बड़ा कलंक माना जाता है, इसीलिए उन्होंने छिपकर एक सामान्य जिंदगी बिताने की कोशिश की। बाद में किम ने एक अनाथ लड़की को गोद लिया और किम ने कभी शादी नहीं की। खैर, 50 साल की चुप्पी के बाद किम ने 6 अगस्त 1991 को सियोल में मीडिया के सामने आकर अपनी पूरी कहानी सार्वजनिक रूप से बताती है। दरअसल दोस्तों, किम एक पहली महिला थी जिन्होंने अपने नाम और चेहरे के साथ ये स्वीकार किया कि वो कंफर्ट वुमन थी। खैर, किम जब मीडिया के सामने आती है तो उसके बाद सैकड़ों ऐसी महिलाएं सामने आती है जिन्होंने ये स्वीकार किया कि वो कंफर्ट वुमन थी।
दोस्तों इस महिलाओं में एक डच महिला भी शामिल थी जिसका नाम था जान रप ओ हॉर्ने। जान का जन्म 1923 में जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। उस समय जकार्ता को बटाविया और इंडोनेशिया को डच ईस्ट इंडीज कहा जाता था। मार्च 1942 में जापान ने डच ईस्ट इंडीज पर कब्जा कर लिया। उस समय जान की उम्र 19 साल की थी और बाद में जापानी सेना ने डच नागरिकों को बंदी बना दिया और उन्हें एक नज़रबंदी शिविर में डाल दिया। उस शिविर में जान की माँ, जान के पिता, उसकी बहन और उसका एक भाई भी था। खैर उस शिविर में जान कई महीनों तक रहती है, लेकिन बाद में जापान का एक सैन्य अधिकारी 10 डच महिलाओं को रोजगार देने के बहाने अपने साथ ले जाता है, जिसमें जान भी शामिल थी। उसके बाद वो जापान का सैनिक उसको सोमोरंग यानी जावा द्वीप पर ले जाता है, जहाँ पर एक डच क्लब था। लेकिन अब जापान के सैनिकों ने डच क्लब को एक वैश्यालय में बदल दिया और इसीलिए 10 डच महिलाओं को उस कंफर्ट स्टेशन में डाल दिया। जान ने कहा कि हम लोग उस कंफर्ट स्टेशन में नरक की जिंदगी जीते थे। हर रोज हमारे साथ 15 से 20 जापान के सैनिक रेप करते। उसके साथ जान ने कहा कि जिस कंफर्ट स्टेशन में मैं थी वहां पर ऐसी सैकड़ों लड़कियां थी जो इन सैनिकों के डर से आत्महत्या कर ली थी। जान ने कहा कि जापान के सैनिकों के लिए हम कोई इंसान नहीं थे, बल्कि हवस मिटाने वाला एक सामान थे। खैर 1945 में जब जापान युद्ध हार गया तो जान को रिहा कर दिया गया। खैर बाद में जान ने एक ब्रिटिश सैनिक से शादी कर ली और करीब 47 सालों तक उसने अपनी कहानी किसी को नहीं बताई। लेकिन 1992 में उसने ऑस्ट्रेलिया में मीडिया के सामने आकर अपनी कहानी बताई। खैर 1992 के बाद हजारों महिलाएं सामने आई। वो सभी महिलाएं यही चाहती थी कि जापान की सरकार औपचारिक रूप से इस घटना पर माफी मांगे, उसके साथ जितनी भी कंफर्ट वुमन थी उनको हर्जाना भी दे। खैर दोस्तों 1993 में जापान ने कोनो स्टेटमेंट में इस घटना की आंशिक माफी मांगी और 1995 में जापान ने एशियन वुमन फंड बनाया, लेकिन ये सरकारी नहीं था, इसलिए कई महिलाओं ने इसे अस्वीकार किया। खैर उसके बाद 2015 में जापान और दक्षिण कोरिया के बीच एक डील हुई जिसमें जापान ने औपचारिक रूप से क्षमा मांगी और लगभग $8.3 मिलियन का फंड भी दिया। लेकिन कंफर्ट वुमन महिलाओं का यह कहना था कि यह पैसा काफ़ी नहीं है, क्योंकि कंफर्ट वुमन महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, उसके सामने ये पैसा बहुत कम है। खैर दोस्तों आज की तारीख में कंफर्ट वुमन पीड़िताएं या तो बूढ़ी हो चुकी है या फिर गुजर चुकी है, लेकिन फिर भी दक्षिण कोरिया के अंदर हर शुक्रवार के दिन जापान के दूतावास के सामने ये महिलाएं इकट्ठी होती है और जापान से न्याय की मांग करती है। उसके साथ कई देशों में कंफर्ट वुमन की स्मृति और स्मारक भी बनाए गए हैं, जहां पर इन सभी कंफर्ट वुमन महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। दोस्तों कंफर्ट वुमन की ये घटना इतिहास के सबसे अमानवीय और दर्दनाक घटनाओं में से एक है। ये घटना न सिर्फ युद्ध की क्रूरता दिखाती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि कैसे राजनीति और सैन्य ताकत महिलाओं के शरीर को युद्ध के हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। आज भी इन महिलाओं की इंसाफ की लड़ाई जारी है और ये इतिहास का वह पन्ना है जिसे भूलना नहीं, याद रखना और सिखाना जरूरी है, ताकि दोबारा भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना घटे। उम्मीद है दोस्तों मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर जरूर करना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।